हेलो एवरीवन। सो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर हम कवर करेंगे बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट को। बैंकिंग में मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, बैंकिंग तो हो गई होगा, इन्फ्लेशन, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये सारी यूनिट्स हम कवर करेंगे 1995 से लेके अभी तक। इस वाले चैप्टर से अराउंड 110 क्वेश्चन आ रखे हैं 2024 तक। ठीक है, यहाँ पर 2023 तक का क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम लोग वो सारे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इसमें हम देखते हैं क्या क्या ट्रिक्स और टिप्स लग सकती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के थोड़े अलग रूल होंगे, पॉलिटी के थोड़े अलग रूल होंगे, तो उसके हिसाब से देखना। इकोनॉमिक्स में जो बॉडी गिवन होती है मैक्सिमम टाइम वो गलत दी होती है, चाहे वो आरबीआई दी हो, चाहे वो सेबी दी हो, चाहे वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन दी हो। ठीक है, वो जनरली गलत होती है। 99% टाइम आपको वो गलत ही मिलेगी। एक्ट, अगर कोई भी एक्ट दिया हुआ है जो आपने पढ़ा नहीं हुआ है, ठीक है, कोई अजीब सा एक्ट दे रखा है विद अमेंडमेंट, तो वो सही होगा। दिस जस्ट अ ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले आपकी नॉलेज ही आएगी। यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आप कहीं अटकते हो तो वहाँ पर आपको ये सारी ट्रिक्स लगानी है, तो आपका सही आंसर निकल आएगा। सी, अगर आप 50-50 वरी पहुँचते हो तो आपको बताया गया है कि मार्क करके आना है। सो उसे ज़्यादा एक्यूरेसी से कैसे मार्क कर सकते हो, उसके लिए ये सारी ट्रिक्स हैं। बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन को कोई नाम दिया हुआ है वो गलत होता है। कोई भी एक्ट, रैंडम एक्ट दिया हुआ है विद सम अमेंडमेंट, वो जनरली सही होता है, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि इतना डिटेल में जाकर कोई पढ़ नहीं सकता है, तो इस तरह का एक बहुत सही दिया होता है। और उसी क्वेश्चन में एक बेसिक फैक्ट होता है, बिल्कुल बेसिक फैक्ट जो आपको पता ही होना चाहिए, वो गलत दिया होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कीवर्ड जहाँ भी आ जाए वहाँ पर आपकी विजिलेंस थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जानी चाहिए। 99% जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड लिखा हुआ है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बॉडी है, वो मैक्सिमम चीज़ें गलत होती है। कैन बी और मे बी, जहाँ भी ये स्टेटमेंट होंगे वो हमेशा ट्रू ही रहते हैं। 99% टाइम वो आपको ट्रू देखने को मिलेंगे। अगर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं किसी भी क्वेश्चन में, 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 स्टेटमेंट ही ठीक होते हैं। और हमने देखा है जहाँ 5 स्टेटमेंट दिए होंगे, 5 स्टेटमेंट होंगे क्वेश्चन में, वहाँ पर जनरली 3 स्टेटमेंट ठीक होंगे। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से निकली है। प्लस जब भी आप टैक्स की बात करोगे कि इसके ऊपर टैक्स लग रहा है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, जो भी आपने इंटरेस्ट से इनकम कमाई है, या डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, हर किसी के ऊपर टैक्स लगेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अनटिल एंड अनलेस आप करंट अफेयर्स में बैंकिंग वाले जो चैप्टर है, PT 365 या कोई भी जो भी आप फॉलो कर रहे हो मैगजीन, उसमें कोई ऐसी स्कीम दे रखी हो जहाँ पर वो कहे कि टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने ऐसी कोई स्कीम नहीं पढ़ी है तो हर जगह पर टैक्स लगेगा। रिमेंबर दिस। चलो, इसके साथ ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अच्छा, पहले टिक्स एंड ट्रिप्स से जो अभी हमने सीखी है उनसे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं ये इनविट्स है। ठीक है, इनविट्स और रीट्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, हम लोग उसमें पैसे डालते हैं। इनविट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जैसे रोड्स, हाईवेज, सोन सोन। और रीट्स में आपका रियल इस्टेट डेवलप होता है, बिल्डिंग्स एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। तो इन्वेस्टर को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, नहीं, टैक्स हर किसी के ऊपर है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला गलत है। और जनरली 2 स्टेटमेंट वाले में हमें क्या पता है कि जब भी 2 स्टेटमेंट आते हैं, अगर आप एक को काट रहे हो तो दूसरा वाला अराउंड 95% टाइम सही होता है, एक गलत होता है, एक सही होता है। ये जनरल ट्रेंड है यूपीएससी में। अभी हम सिर्फ एक बार इसे ट्रेंड के थ्रू देखेंगे, उसके बाद हम इन सबका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इनविट्स बोरोअर है या नहीं है।
ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, बट ओके अभी देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। Okay. In post-pandemic recent past, many central bank worldwide has carried interest rate hike. Central bank generally assume the ability to counteract the rising consumer via monetary policy. इसमें ये दोनों सही थे, बट कोई ट्रिक नहीं लग रही है यहाँ पर। वेट, स्टेरिलाइजेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, हाँ यहाँ पर देखो, अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड with condition programmed into it such that time frame for spending it can be है, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक होगा। अब आपको सिर्फ ये पहला वाला पता होना चाहिए। इसमें कह रहे हैं इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट द यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। ये अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर्स के टच में हो तो ये वैसे भी सही लग रहा है स्टेटमेंट, ये सही है, तो बहुत आंसर इसका। बीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी चीज़ आपको कहाँ सुनने को मिलती है? ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, तो इससे ये आंसर निकल रहा था। अब आती है ऑर्गेनाइजेशन की बात। जहाँ भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, कोई बॉडी दे रखी होती है, तो वहाँ पर आपको उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये कह रहे हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, और यूपीएससी ने बहुत सोच समझ के दिया है। एक होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और एक होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन जहाँ से मिलती है, जो आपका क्रेडिट स्कोर बताती है, वो आरबीआई के अंतर्गत है, और सीआरए आपकी सेबी के अंतर्गत है। सो ये गलत दे रखी है यहाँ पर। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी। अगेन अ वेरी सिंपल फैक्ट, कोई अथॉरिटी बता रही है कि किस अथॉरिटी के अंदर आता है, अगेन ये गलत दे रखा है, ठीक है, और दो हमेशा ठीक ही रहते हैं। देखो यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका गलत करते ही आपका आंसर आ रहा है। आप पहला हटा दोगे आंसर आ जाएगा, आप पहला हटा दोगे आंसर आ जाएगा आपका। ओके, और कहाँ पर लग रहा है? गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईपी, ठीक है, यहाँ पर कैन वर्ड का यूज़ हो रखा है। अगेन इन सब के पीछे लॉजिक है कि क्यों हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि इस तरह के वर्ड्स जहाँ भी यूज़ हो रहे हैं, कैन में, क्या वो स्टेटमेंट सही है? क्या यूपीएससी उन स्टेटमेंट्स को सही फ्रेम कर रहा है या नहीं कर रहा है? दिस इज कॉल्ड एमसीक्यू एप्टीट्यूड, तो बस हम वही चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यस, ये वाला ठीक है। जिसे आता है वो तो कर ही लेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है एंड स्टिल यू हैव टू टेक द रिस्क कि किस तरह से मार्क करना है, तो वहाँ पर ये इस तरह से आप मार्क कर आ सकते हो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इन्फ्लेशन कौन कंट्रोल करता है? वो तो हम सबको ही पता है, आरबीआई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली मोस्ट इन्फ्लेशनरी? ये वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहली टेस्ट सीरीज में, ठीक है। हेलीकॉप्टर मनी, ओके, यहाँ पर अगेन दे दिया सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर पहली बात तो दो बॉडी दे दी है, तो इनके सही होने की प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाती है जब दो बॉडी दे रखी होती है। बट अगेन बॉडी वाली चीज़ हमने देख ली, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, तो आरबीआई उसे गलत दे रहा है। चलो नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ भी इसी तरह का ऑप्शन है, तो फिर ये भी गलत होना चाहिए। बट दूसरा पढ़ लो, फिर कह रहे हैं कि सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इश्यू डायरेक्शन टू आरबीआई। आरबीआई को डायरेक्शन देती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा,
तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला भी तो बता रखा है ये वाला गलत है, और इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन गलत हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला इसमें गलत था, ऊपर वाला सही है। हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ नहीं लिखी है। 2 हटा दो, आंसर आ जाएगा 1 एंड 3। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। एक अजीब सा एक्ट दे रखा है कि इसमें अमेंडमेंट हुआ है, दोनों सही है। रेगुलेटेड बाय लोकल सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एक अथॉरिटी आ गई, ठीक है, कौन रेगुलेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, गलत दे रखा है। अभी तक का हमने 2021 से 2023 तक देखा, अथॉरिटी जहाँ आ रही है वो गलत दे रखा है। एंड दिस इज़ वर्किंग फॉर यूपीएससी ना, तभी तो कट ऑफ नीचे जाती जा रही है, क्योंकि इस जैसे स्टेटमेंट का किसे ही पता होता है, नहीं पता होता है। अब इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर इशू करने लगी है, ये भी नहीं पता होता है, पहले नहीं करती थी, अब अमेंडमेंट के बाद करने लगी है। किसी ने करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ा हो, मिस कर दिया हो, नहीं पता है उसे, तो क्या लगाए आंसर में? तो इसमें एक कैन आ रहा था, तो हमने कहा चलो ये शायद हो सकता है सही। पहला वाला अथॉरिटी दे दिया, कोई बॉडी दे दिया, गलत होगा। पहला हटाते ही आपके पास आंसर आ जाएगा 2 एंड 3। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ओके, इसमें कोई नहीं लग रही ट्रिक, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई, ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक में आती है। ओके, अगेन यहाँ पर दे दिया, कोई ना कोई नाम दे दिया है कि ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर कौन सबसे ज़्यादा करता है? कह रहे कोऑपरेटिव बैंक्स करता है, गलत। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसीसीबी इज टू प्रोवाइड प्राइमरी एग्रीकल्चर फंड टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये वाला सही है। यहाँ पर आप देखोगे जीरो कूपन बॉन्ड की बात हो रही है। कूपन, जीरो कूपन का मतलब ही इंटरेस्ट रेट होता है, यहाँ कह रहे हैं जीरो इंटरेस्ट रेट, और यहाँ कह रहे हैं जीरो कूपन बॉन्ड आर इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड, तो ऑब्वियसली चौथा स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाएगा। पहला सही होगा, दूसरा और तीसरे में देखना हमें कौन सा सही होगा या नहीं। तो अभी हम बस 25 क्वेश्चन तक ही देखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा, जो हमने स्टार्टिंग में रूल्स बनाए कि हाँ चलो वो थोड़े से वर्क कर रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग यू कैन ओनली फैच व्हेन यू डू द ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, कि ठीक है इस तरह के स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, इस तरह के जनरली यूपीएससी ठीक देता है, इस तरह के गलत देता है। जब सारे टॉपर्स कह रहे हैं दे डोंट नो 25 से 30 क्वेश्चन से ज़्यादा, मतलब उसके बाद जो वो गैस वर्क कर रहे हैं वो किसी तरह तो कर रहे होंगे ना, वो इसी तरह कर रहे हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कह रहे हैं इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट इन इनविट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। डिविडेंड हो, इंटरेस्ट रेट हो, वो सारा टैक्सेबल होता है। अच्छा, इनविट्स एंड रिट्स क्या होते हैं? ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, जैसे हम म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं ना, इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है हमें, ठीक है, वैसे ही इनविट्स में डालते हैं और रीट्स में डालते हैं। यहाँ से जो इनका पैसा होता है वो कहाँ इन्वेस्ट होता है? जैसे म्यूचुअल फंड में डाला है उन्होंने, अलग अलग स्टॉक्स में लगा रखा है। यहाँ पर क्या होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है, रोड्स हाईवेज डेवलप करने में, और रीट्स में क्या होता है, वो रियल इस्टेट सेक्टर में लगता है, ठीक है। पर अब जो भी यहाँ पर पैसा डाल रहा है, इधर बैंक्स या कोई इंस्टीट्यूशन है, उन सब ने यहाँ पर पैसा डाल दिया,
ठीक है। और ये जो इस प्रोजेक्ट में इन्होंने लगाया था पैसा वो फेल हो गया, वो नहीं बन पाया किसी वजह से, किसी भी वजह से रुक गई, वर्कर्स की हड़ताल हो गई, फार्मर्स ने ज़मीन बेचने को आगे मना कर दी, मुआवजा के लिए और ज़्यादा मुआवजा चाहिए, वहाँ पर बीच सड़क पर बैठ गए, तो क्या किया जाए, ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो जो पैसा मिलना था, जो आप लोगों ने डाला था, जो इन्वेस्टर्स ने डाला था पैसा, उन्हें मिलना था वो नहीं मिलेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनसे पैसा निकलवाना। तो इसीलिए इस वाले एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल एसेट वाले एक्ट में, और इसके अंदर इनविट्स को रिकॉग्नाइज कर दिया एज अ बोरोवर, क्योंकि सिंस अब ये बोरोवर बन गया है तो इसे पैसा निकालना आसान हो गया है। इसके ऊपर बहुत सारे अब मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट हो सकते हैं जो भी बोरोवर्स के ऊपर होते थे, कि इनकी प्रॉपर्टी बेच दो, ये कर दो, वगैरह वगैरह, सो ऑन। ठीक है, ये थोड़ा करंट ओरिएंटेड टॉपिक था, करंट से इंस्पायर्ड था, इसलिए इसे बोरोवर बनाया गया था इनविट्स को, ताकि पैसा निकाला जा सके इन्वेस्टर्स को। तो सेकंड वन इज़ करेक्ट और फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग। डिविडेंड इज़ टैक्सेबल, ठीक है, बट जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी टैक्सेबल है इनविट्स में, नॉन टैक्सेबल नहीं है, दैट्स वाई इट्स रॉन्ग। तो ओनली सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं कि इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैज़ कैरिड इंटरेस्ट रेट हाइक। अब कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, रिसेशन आ गया था, मंदी आ गई थी, सबने इंटरेस्ट रेट अपना क्या कर दिया था, कम कर दिया था। पोस्ट पैंडेमिक क्या हुआ, कोरोना ख़त्म हो गया, लोगों ने बिजनेस करने स्टार्ट किए, दोबारा सब चीज़ चलने लगी, इकोनॉमी लाइन पर आने लगी। बट पोस्ट पैंडेमिक में क्या हुआ, हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर होने लगा, ठीक है, यूएसए ने बहुत सारे टैक्सेस या बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट कर दी थी रशिया पे, उसका ऑयल रोक दिया था, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे पोस्ट पेंडेमिक टाइम पर, तो इन्फ्लेशन आ गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है, इन्फ्लेशन चल रहा था, हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ गए थे, फूड शॉर्टेजेस हो गई थी। देन इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स थे, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, उन लोगों ने क्या किया था, इंटरेस्ट रेट हाइक की थी। तो पहला वाला तो सही है, यस, हाँ ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट किया। सेंट्रल बैंक जनरली assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means। तो यस, इंटरेस्ट रेट अगर आप ज़्यादा कर रहे हो, रेपो रेट आपने बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट खुद ब खुद बढ़ जाएगा, तो इसके थ्रू क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते ही मनी सप्लाई कम हो जाएगी इकोनॉमी में, लोग लोन नहीं ले पाएंगे, ज़्यादा पैसा नहीं ले पाएंगे, आईफोन लेना है आपको, लोन पर लेना है, किस्तों पर लेना है, इंटरेस्ट रेट कर दिया 20%, नहीं ले पाओगे, कि इतना इंटरेस्ट कौन भरेगा, तो इन्फ्लेशन खुद ब खुद कम होने लगेगा। तो यस, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, एंड स्टेटमेंट 2 इज द राइट आंसर ऑफ स्टेटमेंट 1। चलो, स्टेरिलाइजेशन की बात हो रही है। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, नसबंदी। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि बाहर से पैसा आ रहा होता है, डॉलर्स आ रहे होते हैं। अब इंडिया में जैसे ही डॉलर आएगा, आरबीआई उससे क्या करेगा कि एक्सेसिव डॉलर्स आ रहे हैं, एक्सेसिव डॉलर्स आते हैं तो क्या होता है, देखो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, डॉलर्स आ गए तो रुपी अप्रिशिएट करने लगेगा। अगर रुपी अप्रिशिएट करने लगा तो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं, और एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए तो हमारा अब एक पेन 10 रुपये का जा रहा है, यहाँ पर एक पेन हम लोग 10 रुपये का बेच रहे हैं यूएसए में जाके, सपोज करो, बट रुपये की वैल्यू बढ़ गई, तो अब हो गया है एक पेन 15 रुपये का, बट चाइना वाला अभी भी 12 रुपये का पेन बेच रहा है, तो कौन सा पेन खरीदेंगे, यूएसए वाले चाइना का खरीद लेंगे, कि वो तो 12 रुपये का बेच रहा है, एंड सेम ही क्वालिटी है। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि अप्रिशिएट करे, रुपी अप्रिशिएट करे,
तो आरबीआई क्या करता है, जैसे ही डॉलर का इनफ्लो बढ़ता है तो डॉलर को सक कर लेता है। कैसे? बॉन्ड्स इश्यू करके। आरबीआई इश्यू बॉन्ड्स, सॉरी, आरबीआई पहले तो क्या करेगा, आरबीआई सक डॉलर सप्लाई, डॉलर को सक करने के लिए क्या करेगा, आरबीआई रुपीस देगा कि ठीक है कितना डॉलर आया, 100 बिलियन डॉलर आए इंडिया में, लाओ वो हमें दो, और उसके बदले रुपए दे देगा उन्हें। तो अब इकोनॉमी मान लेते हैं 8,000 करोड़ रुपए, 80 रुपये एक डॉलर की वैल्यू, 8,000 करोड़ रुपए घूम रहे हैं। अब ये इन्फ्लेशन ले आएंगे अगर 8,000 रुपये इकोनॉमी में घूमते रहे। तो अब आरबीआई क्या करेगा, सेल करेगा गवर्नमेंट्स बॉन्ड को, बैंक खरीदेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड, तो ये सारा पैसा भी दोबारा से आरबीआई के पास चला जाएगा, 8,000 करोड़ की। तो इन्फ्लेशन भी नहीं आया और डॉलर भी सक हो गया। इसे ही कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाइंग, simultaneously buying and selling of government securities is called open market operation। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन और ओपन मार्केट ऑपरेशन एक साथ काम करते हैं। अगर मैंने इसे लिखा हुआ, ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन होता क्या है, न्यूट्रलाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑन डोमेस्टिक मनी सप्लाई टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी। ठीक है, आरबीआई बाय फॉरेन करेंसी, एग्जांपल यूएसडी, तो रुपी का जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि हाईली इन्फ्लेशनरी होता है। टू न्यूट्रलाइज दिस आरबीआई यूजेस ओपन मार्केट ऑपरेशन लाइक सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू सक आउट रुपी लिक्विडिटी। तो which of the following activities of Reserve Bank of India is considered to be part of sterilization, that is open market operation? Next, कैपिटल मार्केट का पार्ट कौन कौन सा है? जो भी लॉन्ग टर्म के लिए है वो सारा कैपिटल मार्केट में आता है। जो भी मोर देन 1 ईयर के लिए स्टॉक विस्टॉक बॉन्ड वॉन्ड में जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो सारा आपका कैपिटल मार्केट में आता है। स्टॉक मार्केट यस, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट यस, कॉल मार्केट 1 डे से 14 डेज तक का हो सकता है, ट्रेजरी बिल मार्केट 90 डेज के लिए होता है। तो ये दोनों ही कैपिटल मार्केट में इंक्लूड नहीं होता। जब भी आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट्स ही आते हैं, एंड ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछ चुका है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं। ये दोनों मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं ये दोनों, और गवर्नमेंट बॉन्ड और स्टॉक मार्केट आपकी कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा, जहाँ भी 4 ऑप्शन आते हैं तो हम लोग देख चुके हैं कि जनरली इनका आंसर क्या रहेगा, या तो 2 रहेगा या 3 रहेगा। 1 प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, 4 की बहुत कम होती है। ठीक है, यूपीएससी में सीएपीएफ सीडीएस इन दोनों एग्ज़ाम की बात अलग है, यहाँ पर हो जाते हैं चारों के चारों। ठीक, बस यूपीएससी में इन्हीं 2 ऑप्शन में से आपको एक चुनना होता है। मतलब 50-50% पे तो आप जनरली वैसे ही पहुँचे होते हो इन क्वेश्चंस में, बल्ले बल्ले होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका लक फैक्टर भी काम करता है, आपको थोड़ा सा पता है आप सही मार दोगे। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय विश्वनाथ, जो भी आपका हो, किसी का भी नाम लेकर आपने मारा 3 या 2 तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे 2 आंसर है, मतलब 2 एंड 3 में से ही आंसर होता है जनरली। जहाँ भी आप 4 देखोगे, जहाँ भी 5 स्टेटमेंट होंगे वहाँ पर 3 आंसर होते हैं जनरली, जहाँ भी 3 स्टेटमेंट होते हैं वहाँ पर 2 आंसर होते हैं जनरली। ठीक है, ये सारी ट्रिक्स काम करती है। ठीक है, 80% टाइम आपको ये सारी ट्रिक्स काम करती हुई दिख जाएंगी, हर जगह दिख जाएंगी।
एंड इट इज़ बीइंग ट्रू। लाइक पहले भी सच था, आज भी सच है, आगे भी सच रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास स्कोप बहुत कम होता है गलत ऑप्शंस बनाने के। एंड वो जब भी बनाता है, एक इनहेरेंट वीकनेस होती है एग्जामिनर की, वो पीछे के क्वेश्चंस देखकर ही आगे के क्वेश्चंस बना रहा होता है। तो वो सबकॉन्शियसली जो ट्रैप पीछे वाले एग्जामिनर ने डाले थे, वही ट्रैप्स कॉपी करता है। और बहुत बार तो वो ऑप्शंस जो नीचे यहाँ पर ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे ना, वो भी सेम टू सेम ही कॉपी करके डाल देते हैं। इसीलिए सिमिलैरिटीज़ को ट्रेस करना थोड़ा इजी हो जाता है जब आप PYQ यूज़ करते हो। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आज के टाइम पर एक लीगल टेंडर है। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल टेंडर? RBI ने, जस्ट गिव मी अ मिनट,